सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो नीता बुआ की आवाज आई। रिया बेटा, शाम तक घर आ जाओ, तुम्हारे पापा और निर्मला की शादी है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। लगभग चीखते हुए बोली, नीता बुआ, आपको मेरे साथ इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। बे तुरंत बोली, बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें खबर दे रही हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझ में पापा की शादी के संबंध में बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं था। बुआ का 2 बार और फ़ोन आया, किंतु मैंने काट दिया। मेरी चीख सुन राजेश भी जाग गए तथा मुझसे बार बार पूछने लगे कि किसका फ़ोन था, क्या बात हुई, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, यह सुनकर मैं हतप्रभ थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं, करूं तो क्या करूं। पापा की शादी की खबर गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। मम्मी को गुजरे अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं। उनकी मृत्यु के शोक से तो मन उबर नहीं पा रहा है। रात दिन मम्मी की तस्वीर आंखों के सामने छाई रहती है। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गई, अब लौट कर आएंगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते। मन बहुत भावुक हो जाता पापा को याद कर। मन में विचार आता कि मैं तो अपनी गृहस्थी, ऑफिस और अपनी प्यारी गुड़िया रिंकू में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भुला नहीं पाती हूँ, तो बेचारे पापा का क्या हाल होता होगा। वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे। 30 वर्षों का सुखी विवाहित जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी के साथ साये की तरह रहते थे। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन और पापा के साथ रहकर मैं वापस लखनऊ आ गई थी। मैंने पापा को लखनऊ अपने साथ लाने की बहुत जिद की, लेकिन पापा मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, यह घर मैंने और हेमा ने बड़े प्यार से बनवाया है, सजाया संवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे हेमा नजर आती है। उसकी यादों के सहारे मैं बाकी जिंदगी गुजार लूँगा। पापा से रोज फ़ोन से बात कर लेती। पापा ठीक से हैं, यह जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक नीता बुआ से पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावात से कम नहीं था। मन में बार बार यही ख्याल आता कि बुआ ने मजाक किया हो, यह खबर सही न हो। निर्मला आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से ही अच्छी सहेलियां थीं और शादी के बाद भी दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहीं। निर्मला आंटी आगरा में रहती थीं। उनके पति का शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। निर्मला आंटी को उनके पति के ऑफिस में काम पर रख लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उनसे संबंध तोड़ लिया। उनकी सास बहुत कड़े स्वभाव की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। निर्मला आंटी एकदम अकेली हो गई थीं, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और निर्मला आंटी में बहुत प्रेम था। मम्मी उन्हें प्रेम से निम्मो कहती थीं तथा आंटी मम्मी को हेमू कहकर पुकारती थीं। मम्मी हर मौके पर निर्मला आंटी को अपने घर बुला लेती थीं। अक्सर मम्मी आंटी से कहती, निम्मो फिर से शादी कर ले, अकेले ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को तो कोई होना चाहिए। निर्मला आंटी हमेशा मना कर देती, कहती, हेमू यदि मेरे भाग्य में किसी का साथ लिखा होता तो उनका देहांत ही क्यों होता। यदि मेरे जीवन में अकेलापन, सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती, निम्मो भविष्य की तो सोच, हर दिन एक से नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। निर्मला आंटी कहती, हेमू तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन तुम लोगों से मिलता है, उस सहारे जिंदगी काट लूँगी। मम्मी के बहुत समझाने बुझाने पर भी निर्मला आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से कह भी दिया था, देख हेमू, यदि तू मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था, रमेश के साथ गुजरे 2 सालों पर मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है हेमू। मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा था,
निम्मो, मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूँगी, मुझे हेमेश की कसम। पापा निर्मला आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। बड़ा प्यारा रिश्ता था पापा और निर्मला आंटी का। दोनों के रिश्ते में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बातें करते हुए भी नज़र नहीं आते थे। दोनों के रिश्तों की धुरी तो मम्मी ही नज़र आती थी। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली, इस गुत्थी को मैं किसी भी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और निर्मला आंटी रंग रूप स्वभाव में बहुत मेल खाती थीं। पहली नज़र में तो वे जुड़वा बहनें ही नज़र आती थीं। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चल पाया था। पापा ने मम्मी के इलाज और सेवा में रात दिन एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मम्मी की हालत की खबर निर्मला आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गईं। आते ही मम्मी की सेवा में लग गईं। कितना प्यार करती थी मम्मी को वे। कभी कभी उनकी बुदबुदाहट मुझे सुनाई भी पड़ी थी। यह क्या हो गया, मेरी हेमू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मथने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकंड भी मेरा मन इस उलझन से निकल नहीं पाता था। राजेश ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, रिया, जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई हैं, तुम्हारे लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, सो मन को दुखी मत करो। मैं बोली, राजेश, पापा और निर्मला आंटी ने शादी करके मम्मी के साथ विश्वासघात किया है और यह विश्वासघात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजेश बहुत संयत होकर मुझसे बोले, यूँ अपने को जलाने से तो कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई कारण होगा जो उन दोनों ने ऐसा कदम उठाया है। वे दोनों ही बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। राजेश, क्या कारण हो सकता है? दोनों सबकी आंखों में धूल झोंककर प्रेम किया करते होंगे। अभी तक दोनों नाटक ही तो कर रहे थे। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि दोनों मम्मी की मृत्यु का इंतजार ही करते होंगे। उन्हें अपने रास्ते का कांटा ही समझते रहे होंगे। राजेश ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, रिया, हम भी बच्चे नहीं हैं। हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वह हमें दिखाई भी न दे। मैंने मायूस होकर कहा, राजेश, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राजेश ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बहुत ही संयत ढंग से कहा, रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद रिंकू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, राजेश, उन्हें तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे दोनों तो हनीमून के मूड में होंगे। अब निर्मला आंटी मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं। न जाने कैसा व्यवहार करें। अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा, कहीं वे हम लोगों का अपमान न कर बैठें। मेरी तो छोड़ो, तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। राजेश ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया, यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे तो हम तुरंत लौट आएंगे और फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। मुझसे मेरी बीवी उदास और बुझी बुझी देखी नहीं जाती, इसलिए एक बार तो यह रिस्क लेना ही होगा, एक बार चलकर देखना ही होगा। हम जब पापा के पास पहुँचे उस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। पापा बागवानी में लगे हुए थे। हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे तुम लोग बिना खबर दिए आए, खबर करते तो मैं स्टेशन आ जाता। राजेश ने टैक्सी से निकलते हुए कहा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया इसलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा आपको फुर्सत कहाँ होगी, फिर हमें लाने की आपको अनुमति मिले न मिले। पापा कुछ भी नहीं बोले, हमें अंदर ले आए और बोले, निम्मो देखो कौन आया है। पापा के मुंह से निम्मो सुन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। निर्मला आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आ गईं।
शायद किचन में थीं। आते ही बोली, अरे बेटी रिया, कैसी हो? राजेश, रिंकू, तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर रिंकू को दुलारते हुए बोली, तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हम सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपना मायका आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय में रहता था। घर की साज सज्जा भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मम्मी के समय में रहती थी। पर्दे, चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उस पर सुंदर सी माला पड़ी थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। निर्मला आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी। पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा रिंकू को लेकर घूमने निकले थे। मैं और राजेश छत पर गुमसुम बैठे हुए थे। तभी निर्मला आंटी आईं और मेरे हाथ में एक कागज़ थमाते हुए बोली, बेटी रिया, इसे पढ़ लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना पसंद करोगी? बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा हो बना लो, हम लोगों को खास भूख नहीं है। वे चली गईं। तब मैंने बेमन से कागज़ खोला। यह तो मम्मी का पत्र था। प्यारी निम्मो, आज मैं तुझसे अपने हेमेश की कसम तोड़ने की इजाज़त लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने से मना नहीं करोगी। मेरी तो विदाई की बेला आ गई है। तुझसे, हेमेश से, बेटी रिया, राजेश, रिंकू सभी से इच्छा न होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने हेमेश और डॉक्टर की बातें सुन ली थीं। मुझे अपनी बीमारी का हाल मिल गया था। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सबसे नज़र बचाकर यह पत्र लिखा, क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकेगी। मेरे बाद हेमेश एकदम अकेले हो जाएंगे। मेरे हेमेश को अपना लेना, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। हेमेश को तो जानती ही है अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। तू रहेगी तो उन्हें वक्त पर हर चीज़ मिलेगी। प्यारी निम्मो, हेमेश की साली साहिबा से बीवी साहिबा बन जाना। थक गई हूँ, अब लिखा नहीं जा रहा। बोल देती हूँ, तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी हेमू। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। हम लोग नीचे किचन में आ गए। देखा निर्मला आंटी खाना बनाने में व्यस्त थीं। पापा भी किचन में ही थे। वे सलाद काट रहे थे। मैं निर्मला आंटी के पास गई और उनसे बोली, क्या बना रही हो मम्मी? निर्मला आंटी की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर धीरे से कहा, हेमेश और मेरा शादी करने का मन नहीं था। हमने कभी एक दूसरे को इस नज़र से देखा ही नहीं था। लेकिन हेमू की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हमें शादी करनी पड़ी। मैं चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझमें और हेमेश में नहीं थी, इसलिए तुम्हें बताने की जिम्मेदारी नीता ने ली। उसने तुम्हें सारी बातें बताने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने उसका फ़ोन काट दिया, बात नहीं सुनी उसकी। वैसे बेटा, तुमने भी वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुनकर करेगी। हमें तुमसे मैंने बीच में ही निर्मला आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा राजेश रिंकू को गोद में लिए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। वे भी मुझसे नज़रें मिलते ही मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मथ रहा था कि 2 उदास और तन्हा प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से मेरा सिर झुक गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।